नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। अजमेर उत्तर विधानसभा से कई लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं और इन्हीं दावेदारों में शामिल हैं हमारे अजमेर नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन, जो इस बार अजमेर उत्तर विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं नीरज जैन से। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। आप अजमेर नगर निगम से मेयर भी रहे हैं और इस बार आप अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपके इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, चुनावी मुद्दे तो चुनाव में तय होते हैं, लेकिन अजमेर की जनता के लिए और अजमेर के समग्र विकास के लिए जो प्रयास हैं वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव एक अलग विषय है। इलेक्शन में कौन कंटेस्ट करेगा कौन नहीं, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मेरे द्वारा भी ये मेरा मानना है कि मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं इस बार अजमेर का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करूं। लेकिन ये हमारे यहाँ संगठन तय करता है, संगठन जिसको तय करके भेजेगा उसी तरह से मैं काम करूँगा। अजमेर के विकास की जहाँ तक बात है, अजमेर एक प्राचीन शहर है, देश की राजधानी रहा है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेरू अपने आप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। पुष्कराज सरोवर यहाँ पर मौजूद है, तीर्थराज पुष्कर यहाँ मौजूद है। तो ख्वाजा की दरगाह भी है, तो सोनी जी की नसियाँ भी है और स्वामी दयानंद सरस्वती निर्वाण स्थली भी अजमेर है। तो निश्चित रूप से अजमेर अपने आप में प्राचीन अपनी धरोहरों के साथ में एक लगातार विकसित होता हुआ शहर है। एजुकेशन हब अजमेर रहा और जिस प्रकार की परिस्थिति अजमेर की है, मुझे लगता है कि अजमेर का समग्र विकास की जो आवश्यकताएं को ध्यान में रख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया और उसके आधार पर जो डेवलपमेंट अजमेर का होना चाहिए था वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस काम को करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप मेयर पद पर डिप्टी मेयर पद पर 2 साल से काबिज हैं और अपने इस 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपलब्धि तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनता की सेवा करने का प्रयास मैंने उस उपमहापौर के नाते मेरे को जो जिम्मेदारी अजमेर की जनता ने और मेरे साथी पार्षदों ने मुझे दी और पार्टी ने जो मुझे मैंडेट दिया उसके मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि इन 2 साल, सवा 2 साल के कार्यकाल, 2.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार की कोविड महामारी आई, उससे पहले भी मैं पार्षद रहते हुए कोविड महामारी में हमने जन जन तक भोजन पहुँचाने का काम किया। और इस कोविड महामारी में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार की परिस्थिति अजमेर की थी, जनता की जो आवश्यकता थी, केवल मात्र भोजन ही नहीं, राशन ही नहीं, उन तक ऑक्सीजन पहुँचे, उनको इस कोविड महामारी से बचने के निजात दिलाने के जो प्रयास हो सकते हैं, नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन से लेकर के उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने से लेकर के सब काम जो भी मेरे जिम्मे था, एक जनप्रतिनिधि के नाते जिम्मेदारी मेरे पास से उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से इन 2.5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 2 साल इसी जद्दोजहद में निकले कि अजमेर इस कोविड महामारी से मुक्त हो और इसको मुक्त करने के लिए जो भी सत्प्रयास थे वो करने का मैंने प्रयास किया। अजमेर में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह शेखावत और हरीश गिदवानी पैनवाले जो हैं वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और दोनों टिकट को मिलने को लेकर, टिकट हासिल करने को लेकर आश्वस्त हैं। तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी जो आदेश देगी उसका मैं पालन करने वाला हूं। मेरी अपेक्षा या मेरी इच्छा अपनी जगह है, लेकिन पार्टी जो मुझे आदेश देगी उसको पालन करूंगा। और मैं लगातार करते ही आया हूं कि पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, केवल मात्र डिप्टी मेयर ही नहीं, इससे पहले मैं 2 बार पार्षद, लगातार तीसरी बार पार्षद हूँ। इससे पहले मैं पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके भेजा, मीडिया का राजस्थान का काम मुझे दिया, तो वो काम भी मैंने किया। और जब भी पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करने का, निर्वहन करने का मैं प्रयास करता हूँ। अजमेर उत्तर विधायक जो वर्तमान विधायक है वासुदेव देवनानी, उनकी एज फैक्टर को लेकर, उनकी दावेदारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरीश गिदवानी पैनवाले और सुरेंद्र सिंह शेखावत दावा कर चुके हैं कि अब देवनानी जी उम्र दराज हो चुके हैं, तो इस बार उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की संभावना काफ़ी कम है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार देवनानी जी को टिकट मिलने में एज फैक्टर काम करेगा? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय जो भी होगा वो सर्वोपरि होगा। देवनानी जी हमारे यहाँ से 4 बार से विधायक है, मेरे वरिष्ठ है, आदरणीय है।
और लगातार हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के नाते काम करते रहें, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहें। और निश्चित रूप से संगठन जो भी निर्णय करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के में संगठन सर्वोपरि है, और अगर जिसको भी वो जनप्रतिनिधि के नाते भेजते हैं, जिसको भी मैंडेट देकर भेजते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होगा और हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पर देवनानी जी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि वो 4 बार से हमारे बीच में है और मंत्री के नाते, विधायक के नाते वो हमारे बीच में काम करते रहें। और रही बात एज की, तो पार्टी ने जिस प्रकार गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में जो निर्णय किया, और इस बार राजस्थान को लेकर भी अगर वो इस प्रकार का कोई निर्णय करती है तो उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। संगठन जो भी निर्णय करेगा उसको हम मानेंगे। और देवनानी जी को भी अगर मौका मिलता है वापस लड़ने का, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में बीच में हैं, तो जो पार्टी तय करेगी उस पर हम काम करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी ये योजना है और इसके तहत अजमेर को भी शामिल किया गया था, लेकिन अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो मूल अवधारणा थी उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और उसमें काफ़ी धांधली हुई है। इसको लेकर आप समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आप इसके लिए पूरी तरह से किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न था, सपना था हमारे अजमेर को स्मार्ट बनाने का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो मूल अवधारणा है वो थी ब्यूटिफिकेशन की, डेवलपमेंट की, शहर को स्मार्ट दिखने की। लेकिन ध्यान में आता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से कहना चाहिए कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 24/7 पानी के उपलब्धता होनी चाहिए, शहर के मुख्य द्वार, मुख्य जो एंट्रीज़ हैं वो सुंदर होनी चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो सीवरेज सिस्टम वो प्रॉपर होना चाहिए, शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, गार्डन्स डेवलप होने चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए। जिन कामों को करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सोचा गया, उस अवधारणा के विपरीत अजमेर में काम हुआ और वो हम सबको ध्यान में। आज शहर के सारे मुख्य एंट्रीज टूटी हुई है, शहर में 24 घंटे तो छोड़िए, 5-5 दिन में पानी नहीं आता, सीवरेज सिस्टम कोलैप्स है। पिछले 12 साल से सीवरेज सिस्टम डलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो आज तक डल नहीं पाया और उसका नुकसान अजमेर भुगत रहा है। और स्मार्ट सिटी में जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से इसके मूल स्वरूप के साथ में, मूल अवधारणा के साथ छेड़छाड़ करके जो इसकी रूटीन ड्राइंग्स थी, जो पाथवे बनना चाहिए था आना सागर के बिल्कुल किनारे लग करके, उन्होंने जाकर के उसको पाथवे को आना सागर के 20% अंदर ले जा करके बना दिया, ज़मीनों को खाली छोड़ दिया, भूमाफियाओं को कब्जा करने का अवसर दे दिया और उस पाथवे बनाने के लिए अंदर जाकर के आना सागर में जाके भर्ती की, मिट्टी भर करके आना सागर का व्याप छोटा कर दिया। उसके जो वेटलैंड थे उस पर 7 वंडर जैसे या चौपाटी बनाने के जैसे जो काम किए, उसका नुकसान आज अजमेर भुगत रहा है कि उस पाथवे, 7 वंडर और जो गार्डन बनाए हैं उनके कारण से आना सागर 40% छोटा हो गया। और अभी जो हाल की बरसात है उसमें हमको ध्यान है, चाहे हमारी फाइसागर पुष्कर रोड हो, चाहे हमारी वैशाली नगर की रोड हो, चाहे हमारा डिफेंस कॉलोनी हो, चाहे हमारा ब्रह्मपुरी हो, चाहे महावीर कॉलोनी हो, और आना सागर लिंक रोड जैसी जगह वहाँ पर भी पानी भर गया। तो वहाँ से निकला हुआ आना सागर का जो एक्स्ट्रा पानी था, जो चादर के माध्यम से निकल करके एस्केप चैनल के माध्यम से गया, मतलब आप देखिए उस एस्केप चैनल को बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आज से में से आधे पैसे खर्च कर दिए, वो एस्केप चैनल नहीं बन पाया। और स्थिति ये है कि आज हमारी सुनहरी कॉलोनी, नगरा और इस प्रकार के जो हमारे आम का तालाब और इस प्रकार के जो क्षेत्र है खानपुरा तक, वो जो डूब क्षेत्र हमारे हैं, जो हमारे निचले इलाके हैं, उनमें अभी तक पानी भरा हुआ है। 1-1 महीने, 1.5 महीने से लोग उस पानी को झेल रहे हैं, जल जमाव को झेल रहे हैं। उसका कारण यही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिन विषयों पर काम होना चाहिए था, हमारे सीवरेज सिस्टम पे काम होना चाहिए, हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे काम होना चाहिए, वाटर सप्लाई के मुद्दे पे काम होना चाहिए, सड़कों के रीडेवलपमेंट पे काम होना चाहिए था, उसकी बजाय उन्होंने केवल मात्र ठेकेदारों को फायदा देने के लिए 7 वंडर जैसे या एलिवेटेड रोड जैसे मकबरे खड़े कर दिए। आज एलिवेटेड रोड 300 करोड़ से ज़्यादा उसमें खर्च हुए, लेकिन ध्यान में आता है कि वो एलिवेटेड रोड जगह जगह से चू रहा है, पानी वहाँ से निकल रहा है, पूरी सड़क उसके नीचे की उधड़ी पड़ी है, उसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे द्वारा, हमारे अजमेर के जनप्रतिनिधि द्वारा, सांसद जी द्वारा, विधायक द्वारा बार बार इसको लेकर के शिकायत की गई कि ये जो गड़बड़ियाँ हैं, इसके लिए जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। बजाय उन पर कार्रवाई होने के केवल मात्र आंखों पे धूल झोंक करके
जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा हमारी कंप्लेन पे जो कंप्लायंस के लिए जो यहाँ पर जो जांच के लिए टीम भेजी, उनको भी बरगला करके, धोखा दे करके, उन आंखों में पर्दा डाल करके इन काम उनको छुपाया गया। उसका दुष्परिणाम अजमेर भुगत रहा है। तो स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात करें तो अजमेर स्मार्ट बनने की बजाय, अजमेर की जनता स्मार्ट बनने के बजाय, अजमेर में डेवलपमेंट होने के बजाय, अजमेर में एम्प्लॉयमेंट आने के बजाय ये स्मार्ट सिटी का पैसा कहीं ना कहीं अधिकारियों की और ठेकेदारों की गठजोड़ में बर्बाद हुआ है और अजमेर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए, अभी हाल ही में एनजीटी का फैसला आया है कि पाथवे और जो 7 वंडर्स पार्क है इसको ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि ये अतिक्रमण में आ रहा है। तो भूमाफिया जो हैं जिन्होंने आना सागर पर अतिक्रमण किया है वो कहीं ना कहीं अपना अतिक्रमण बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करेंगे, काफ़ी प्रयास करेंगे। तो उनको रोकने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, 2014 में आना सागर नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर हुआ, उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। 14 से लेकर ये 23 आ गया, 9 साल निकल गए। इन 9 साल में इन एनक्रोचमेंट जितने भी थे उनको आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई किए जाने के बजाय जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं उन्होंने जो 1971 में कॉलोनी बन गई महावीर कॉलोनी, वहाँ पर जाकर क्रॉस के निशान लगा दिए, या सागर विहार में क्रॉस के निशान जाकर के लगा दिए। जो कॉलोनी महावीर कॉलोनी या अरियन कॉलोनी या हमारा क्या कहते हैं सागर विहार है, वो ADA UIT द्वारा अप्रूव्ड या उनके द्वारा बनाई गई कॉलोनीज हैं, वहाँ पर उन्होंने निशान लगा करके अपनी की गई गलतियों को छुपाने का प्रयास किया। 2014 के में जब नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर हुआ, उससे पूर्व के जो निर्माण वो रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो निर्माण हुए इन 9 साल में उन पर कोई भी कार्रवाई ADA, जिला प्रशासन, नगर निगम ने नहीं की। नहीं करने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मिली भगती थी उनके द्वारा इस काम को जब किया गया। मतलब विचारणीय बिंदु ये है कि जब नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर हुआ, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में आना सागर के आसपास की जो भूमि, जो उस वेटलैंड था, उसको अवाप्त किया जाना था। इसके खिलाफ जो खातेदार थे वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। स्टे लेने के बाद भी उस आना सागर में पाथवे, मतलब जिसमें हाई कोर्ट का स्टे है, जिसमें ADA खुद पार्टी है, जिसमें नगर निगम खुद पार्टी है, वहाँ स्मार्ट सिटी द्वारा पाथवे बना दिया गया, 7 वंडर बना दिया गया। मतलब सीधे सीधे हाई कोर्ट की भी अवहेलना की गई, उनका भी कंटेम्प्ट उन्होंने किया। और NGT ने जो फैसला दिया है वो निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि इस प्रकार के निर्माण, इस आना सागर जो झील 1000 साल पुरानी है, इसके वेटलैंड में इस प्रकार के कोई निर्माण होते हैं, इसमें कोई भर्ती होती है, इसमें भूमाफियाओं द्वारा लगातार भर्ती की जा रही है, इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से सत्य में देरी हो सकती है पर पराजित नहीं हो सकता, और ये सत्य की जीत जैसा है। लेकिन देखना ये होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी और जो इसके लिए दोषी हैं वो उन पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, और जो जिला प्रशासन है वो इस NGT के आदेश की अनुपालना में क्या करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो वक्तव्य आए हैं कि हम इसके फैसले को पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, विधिक राय ले रहे हैं, वो सीधा सीधा टालने का एक प्रयास जरूर है। क्योंकि NGT के मामले में अगर सुनवाई होनी तो सुप्रीम कोर्ट में होनी है, और हाई कोर्ट में स्टे पेंडिंग पड़े हुए हैं, स्टे हो रखा है। उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूं और आगे भी उठाता रहूँगा। और मुझे लगता है कि अजमेर की जनता की आवाज़ बन करके, चाहे मुझे जयपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते इस आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचाना पड़े, वो काम मैं करने वाला हूँ। आपने अजमेर के एजुकेशन हब होने की बात की है, तो अजमेर एजुकेशन हब है, लेकिन अजमेर संभाग की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है MDS यूनिवर्सिटी, यहाँ पर छात्र हितों के साथ कई बार छेड़छाड़ की जाती है। MDS यूनिवर्सिटी में कई बार धांधली सामने आई है, तो इसके खिलाफ आपका रुख क्या रहेगा ताकि छात्र हितों को संबल मिल सके, उन्हें समर्थन मिल सके? देखिए, 4.5 साल, 4.25 साल इस राजस्थान की सरकार को हो गए। सरकार आई थी ये झूठे आश्वासन के साथ कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, और जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, उनकी सुरक्षा की उन्होंने गारंटी दी थी। लेकिन 4.25 साल में राजस्थान आज नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है अपराध में, राजस्थान नंबर 1 है दलित अत्याचार, नंबर 1 होने जा रहा है दलित अत्याचार में, महिलाओं पे अत्याचार और दुराचार के मामलों में नंबर 1 है राजस्थान। सबसे महंगी, इन्होंने कहा था कि किसानों को हम और आम जन को बिजली
कि दर नहीं बढ़ाएंगे, पर सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। और पेपर लीक के जो सबसे ज़्यादा मामले 18 मामले हुए वो राजस्थान में हुए। तो न तो युवाओं को रोजगार दिया, न महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी दी, न किसानों का ऋण माफ़ हुआ। आज 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। 27 लाख युवाओं में से मात्र 2 लाख को ये किसान वो क्या कहते हैं बेरोजगारी भत्ता दे करके इन्होंने संतुष्टि प्राप्त कर दी। और जिस प्रकार का पेपर लीक और जिस प्रकार के जो भर्ती कांड हुए, चाहे आरएएस भर्ती हो, चाहे सब इंस्पेक्टर, चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे एएनएम की भर्ती हो, चाहे जीएनएम की, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर की, चाहे जेईएन की, हर भर्ती में घोटाला सीधा सीधा युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ। बोर्ड के चेयरमैन को इनको बर्खास्त करना पड़ा रीट घोटाले के अंदर। इनके आरपीएससी का मेंबर पेपर लीक के अंदर पकड़ा गया। कई कांग्रेस के नेताओं के इसमें शामिल होने के मामले सामने आए। और एमडीएस यूनिवर्सिटी की आपने बात की तो युवाओं को रोजगार देने की स्थिति अजमेर, जो कि राजस्थान भर के युवाओं को रोजगार देने की बात होती है, वहाँ हम अजमेर के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। तो इन सब के खिलाफ जिस प्रकार का मैंडेट है, किसानों के सम्मान को लेकर युवा भी हैरान है, महिलाएं परेशान हैं, बढ़ती बिजली की दरें, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में। तो इन सब के कारण से 4.5 साल में गहलोत जी ने जिस प्रकार अपना सरकार बचाने का जो काम किया है, सिर्फ सरकार बचाना ही उनका उद्देश्य रहा, हेतु रहा। और अभी भी जो फ्री बीज उन्होंने शुरू किया है महंगाई राहत कैंप के नाम पर 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एक और 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। दूसरी ओर 16 बार यूजर चार्ज बढ़ा करके लगा करके बिजली की दरें महंगी कर देते हैं। जिस आम आदमी का बिल 400 रुपये आता था उसका बिल 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, दलितों को ये सबक सिखाने का समय आ गया है। इस राजस्थान सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया और इस सरकार को बदलने का समय आ गया है। और निश्चित रूप से क्योंकि अजमेर के बाशिंदा होने के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हमारे द्वारा विगत वर्ष भी पानी को लेकर बड़ा आंदोलन किया कि आप देखिए कि यहाँ पर सड़कों में पानी है, घरों में पानी है, तालाब आना सागर लबालब है, फाई सागर लबालब है, सारे छोटी छोटी बावड़ियाँ, नदी, नाले सब भरे हुए हैं, लेकिन लोगों के नलों में, जनता के नल में पानी नहीं है। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आंखों का पानी मर गया है कि 72 से 96 घंटे से पहले अजमेर पानी नहीं आता, 4-4 दिन, 5-5 दिन में पानी आता है। इसका कोई समाधान इस सरकार ने नहीं किया। युवा अजमेर में जो सबसे बड़ी समस्या है कि एजुकेशन हब अजमेर हुआ करता था, वो टैग भी हमसे छिन गया। आज कोटा एजुकेशन हब हो गया। मेडिकल के नाम पे जब अजमेर बड़ा सेंटर हमारा जेएलएन हॉस्पिटल हुआ करता, आज वो टैग हमसे छिन गया। वो टैग कहीं उदयपुर चला गया, कहीं कोटा चला गया, जयपुर डेवलप हो गया। आज आरपीएससी का जो हमारे यहाँ पर एक मंदिर की तरह माना जाता था, वहाँ पर लोग हमको इसलिए फ़ोन करते हैं कि साहब पेपर लीक तो नहीं होगा, हम इंटरव्यू तो दे दें या एग्ज़ाम तो दे दें। उस बोर्ड ऑफिस के अंदर का चेयरमैन पेपर लीक घोटाले में पकड़ा जाता है, बर्खास्त किया जाता है। तो अजमेर की शुचिता पे, अजमेर की कार्यप्रणाली पर, अजमेर की जनता के काम पर संदेह खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं, यहाँ पे पानी की जो समस्या उसका समाधान, अजमेर के रीडेवलपमेंट का जो प्लान है उसको वापस से प्लान करने की आवश्यकता है। अजमेर को युवाओं को रोजगार, क्योंकि अजमेर का युवा पढ़ा लिखा है, अजमेर एजुकेशन हब हुआ करता था, यहाँ से पढ़ करके युवा देश भर में जाकर के रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजमेर में रहते हुए अजमेर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन सब कामों को मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अजमेर के क्योंकि अजमेर एक कटोरे में बसा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, तो इसकी खूबसूरती लौट कर के आए, यहाँ के युवाओं की उम्मीद वापस जगे, उनको रोजगार मिले। यहाँ जो एक तरह से कहा जाता है कि रेलवे बड़ा सेंटर यहाँ हुआ करता था रेलवे का, वो सेंटर वापस रीडेवलप हो। तो इन कामों को मैं करना चाहता हूँ। और अजमेर के में एक बड़ा काला धब्बा अजमेर 92 का लगा, उस धब्बे को मैं धोना चाहता हूँ और युवाओं के रोजगार के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की इंडस्ट्रीज आए, क्योंकि पानी की कमी है, हर इंडस्ट्री में पानी चाहिए। तो जहाँ पर ड्राई इंडस्ट्री को इस तरह की हो जो यहाँ पर डेवलप हो, जो कि युवाओं को रोजगार दे पाए। यहाँ पर जो हमारा यूँ कहना चाहिए सिलिकॉन वैली की तरह, जैसे कि बड़े शहरों में जो हमारे जो काम है उसकी तरह यहाँ पर कुछ काम यहाँ पे डेवलप हो कि हैदराबाद साइबराबाद बना, बेंगलोर आज बड़ा कॉल सेंटर्स के लिए और बड़े बड़े जो MNCs है उनका बड़ा सेंटर बना। वैसे राजस्थान में भी
अजमेर इस प्रकार का सेंटर बने। अजमेर केवल मात्र टूरिज्म के नाम पे जाना जाता है, तो वो टूरिज्म यहाँ पर डेवलप हो और उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इस प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है लोकल फॉर वोकल, देसी सामान खरीदिए और स्वावलंबन की ओर बढ़िए। स्टार्टअप यहाँ पर कुछ इस तरह के चले, मुद्रा योजना में आम जन को, युवाओं को लोन मिले जिसके वो अपने रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर कर पाए। ये मेरा सपना है और मैं ये चाहता हूँ कि अजमेर को, युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अजमेर से बाहर नहीं जाना पड़े और अजमेर एक इंडस्ट्रियल हब बने, अजमेर में एम्प्लॉयमेंट हब बने और अजमेर में देश भर के लोग यहाँ पर काम करने आए, ऐसी मेरी सोच है। शहर में क्राइम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कई बार ऐसा होता है कि जब जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो आला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके साथ में मिसबिहेव किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या रही? देखिए, अजमेर का बालक हूँ, यहीं पला बड़ा, यहीं मैंने अपना समय निकाला। छात्र राजनीति से मैंने अपने जीवन को शुरू किया और छात्र राजनीति से लेकर आज तक जो संघर्ष 30 साल का है, इसमें कई तरह के आला अधिकारी आए, प्रशासनिक अधिकारी आए और चले गए। कुछ कोऑपरेटिव नेचर के थे, कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचर के थे और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस अजमेर की जन की कहीं ना कहीं कमी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये शब्द काम में ले रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार की बात छोड़िए, आम जन के साथ किस प्रकार का व्यवहार प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, उसका कारण है कि अजमेर की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है अपने अधिकारों के लिए। केवल मात्र कर्तव्य हमें बता दिए जाते हैं, लेकिन उनके जो अधिकार हैं उसके लिए लड़ने की, संघर्ष करने की प्रवृत्ति हमारी अगर होगी तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी भी अधिकारी की, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो जनता की सेवा के लिए, जैसे जनता का सेवा के लिए जनप्रतिनिधि है, वो भी जनसेवक के नाते यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनको जनता की बात को सुनने का, उनकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी बनती है। और अगर हमने जागरूकता के साथ अपनी आवाज़ को उठाया और मिल करके अपने संघर्ष को वो आयाम दिया तो निश्चित रूप से कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको सुनना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधि का अपमान और सम्मान का जो विषय है, जन के काम में ना कोई सम्मान है, कोई अपमान है। जनता के काम के लिए जब भी जाकर संघर्ष करना पड़े, उसके लिए चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे किसी प्रकार का अपमानित होना पड़े, उसके लिए तो मैं तैयार हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ, जनहित के कामों के लिए, मुद्दों के लिए मुझे कहीं लड़ना पड़ता है, कहीं सुनना पड़ता है, तो वो सुनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी आला अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से इतना ही कहना है कि ये जनता अगर जागी तो इसके दुष्परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। जनता अगर अपने अधिकारों के लिए सचेत होकर आपको बात करने आती है तो उनकी बात को सुनिए और अजमेर की समस्याओं का समाधान करिए। ये थी हमारी खास बातचीत अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन के साथ, जो इस बार के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के चुनावों से अपनी दाल ठोक सकते हैं। नीरज जैन ने जनता से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों ताकि अजमेर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। उनका विज़न अजमेर का पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है और अजमेर की जनता के लिए विकास के नए आयाम खड़े करना है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।